तो आज का लेक्चर हमारा है क्लास 12 का केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर का मतलब होता है जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर होता है, क्योंकि केमिस्ट्री में आपको टोटल 16 चैप्टर पढ़ना है। कितने चैप्टर पढ़ना है? 16 चैप्टर। थोड़ा सा इस समझना 16 चैप्टर का फंडा क्या है। 16 चैप्टर पढ़ने के बाद आपके एग्जाम में कितने क्वेश्चन आते हैं? तो क्या होगा सर, 10 गो शॉर्ट क्वेश्चन आपको जवाब देना है। ऐसे 20 क्वेश्चन आते हैं शॉर्ट क्वेश्चन, लेकिन ऑप्शनल रहता है कि मतलब 10 को छोड़ के 10 को जवाब देना है। तो जवाब देना है, वही से मतलब है 16 चैप्टर पढ़िएगा, 10 क्वेश्चन आपको आएगा क्वेश्चन। क्या 10 क्वेश्चन आपको जवाब देना है तो क्या 16 चैप्टर पढ़ना जरूरी है? ये हर चैप्टर में से 25-30 को शॉर्ट क्वेश्चन बनता है। पूरा याद कर पाओगे क्या? बोलो 300-400 क्वेश्चन याद कर पाओगे? सब्जेक्टिव क्वेश्चन कभी संभव ही नहीं है। तो हर चैप्टर से ज्यादा नहीं, 5 से 6 क्वेश्चन सेलेक्ट करके दिया जाता है। कितने क्वेश्चन? अगर हर चैप्टर से 5 क्वेश्चन सेलेक्ट करके दिया जाएगा तो 16 + 80 क्वेश्चन बनता है। अगर 6 क्वेश्चन दिया जाएगा तो 96 क्वेश्चन बनता है। अगर हम हर चैप्टर से 6 क्वेश्चन उठाते हैं तो 96 क्वेश्चन बनता है। यानी कि करीब मान लो 100 क्वेश्चन हम लेके चलते हैं। तो हर चैप्टर से अगर 6 से 7 क्वेश्चन आपको दिया जाए तो क्या 6 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएंगे? बिल्कुल आएंगे दोस्त। और याद रहे, 16 चैप्टर में से अगर 16 को क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, 10 क्वेश्चन का जवाब देना है, इजी से कर पाओगे। ठीक है ना? वैसा ही क्वेश्चन सेलेक्ट किया जाता है। तो यह केमिस्ट्री का सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और साथ में इसका पीडीएफ नोट्स तैयार है। पूरे सब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहे आपको लॉन्ग टाइप क्वेश्चन हो, सभी का आंसर के साथ पीडीएफ नोट्स तैयार है, लेने के प्रयास कीजिएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने, एमिनो अम्ल क्या है? देखिए एमिनो अम्ल, इसमें दो चीज है, एमीन और अम्ल मिलकर एमिनो अम्ल बना। यानी कि वैसे समूह या वे अम्ल जिसमें कार्बोक्सिलिक समूह जिसको हम कहते हैं COOH, कार्बोक्सिलिक समूह, और एमीन समूह, एमीन होता है NH3। क्या होता है? NH3। कार्बोक्सिलिक समूह और एमीन समूह जब दोनों अगर उपस्थित हो, यानी कि वे अम्ल जिसमें कार्बोक्सिलिक समूह और एमीन समूह जब दोनों एक साथ मौजूद होता है, उसी को हम लोग एमिनो अम्ल कहते हैं। क्योंकि एमिनो अम्ल में दो शब्द है, एमीन और अम्ल। जब एमीन और अम्ल एक साथ एक अम्ल में उपस्थित हो, उसी को एमिनो अम्ल कहते हैं। डिफिनेशन देखिए, वे अम्ल जिसमें कार्बोक्सिलिक समूह और एमीन समूह दोनों उपस्थित हो, एमिनो अम्ल कहलाता है। जैसे CH3COOH प्लस NH3 एरो, यहाँ पे NH3 CH2COOH, यह में जो आपका बना, इसमें आपको एमीन समूह भी है और कार्बोक्सिलिक समूह भी है, दोनों एक साथ है, इसलिए एमिनो अम्ल कहेंगे। और ये क्वेश्चन आपको 2019 के एग्जाम में पूछा गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। 2 नंबर क्वेश्चन है, कायरल तथा अकायरल यौगिक क्या होता है? देखिए कायरल और अकायरल यौगिक क्या है, समझने का प्रयास कीजिए। कायरल यौगिक और अकायरल यौगिक समझिए, वैसे यौगिक जो अपने मिरर इमेज का सुपर इम्पोज नहीं होता, उसका कायरल यौगिक कहते हैं। देखो डिफिनेशन में ज्यादा कुछ है नहीं। कायरल यौगिक की बात करें तो देखना कहता है, वैसे यौगिक जो अपने मिरर इमेज पर सुपर इम्पोज नहीं होता है, अपने मिरर इम्पेज पर सुपर इम्पोज नहीं होता, उसे कायरल यौगिक कहते हैं। और अगर होता है, उसको अकायरल कहते हैं। देखो क्या कहा, वैसे यौगिक, क्या कहा? वैसे यौगिक जो अपने मिरर इमेज पर सुपर इम्पोज होता है, अकायरल यौगिक। नहीं होता है, कायरल यौगिक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला का क्वेश्चन है, नाइट्रोजन के अणु कम क्रियाशील होता है क्यों? जो नाइट्रोजन के अणु होता है कम क्रियाशील होता है, इसका रीजन क्या, समझिए। देखिए नाइट्रोजन के अणु में N और N बंधन, देखिए नाइट्रोजन जो होता है, नाइट्रोजन का सूत्र होता है N2, ठीक है, ये होता है नाइट्रोजन। अगर N और N का जो बंधन होगा, जो आबंधन, प्रबल बंधन, कोई आबंधन, तो क्या होता है, नाइट्रोजन के आबंधन में त्रि एन एन के बीच त्रिबंधन होता है, मतलब ट्रिपल बंध होता है। ट्रिपल बंध होता है, क्योंकि ट्रिपल बंध का विखंडन ऊर्जा क्या होता है, अधिक होता है। इसका विखंडन ऊर्जा अधिक होता है, इसीलिए नाइट्रोजन कम क्रियाशील होता है। डिफिनेशन इजी है मेरे दोस्त। क्वेश्चन कहा गया, नाइट्रोजन के अणु में एन और एन के बीच त्रिबंधन होता है, और त्रिबंधन का विखंडन ऊर्जा अधिक होता है। विखंडन मतलब उसको तोड़ना काफी कठिन होता है, क्योंकि अगर इसके साथ ट्रिपल बॉन्ड हो तो तोड़ना काफी कठिन होगा। ठीक है ना? और इसी वजह से यह क्या होता है, कम क्रियाशील होता है, जल्दी से क्रिया किसी के साथ नहीं करता। क्योंकि जल्दी से क्रिया इसलिए नहीं करेगा क्योंकि इसको विघटित करना त्रिबंधन है, और त्रिबंधन को तोड़ना काफी मुश्किल है, और इसको
किसी के साथ अभिक्रिया करने में काफी कठिनाई होता है, इसलिए कम क्रियाशील होता है, किसी से क्रिया करता ही नहीं है, क्योंकि दूसरे से टूट भी नहीं करेगा, और जो जल्दी टूटेगा वही ना जल्दी से क्रिया करेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन 2020 के एग्जाम में पूछा गया है। और याद रहे मेरे दोस्त, केकेजी क्लास चैनल जो है आपको सब्सक्राइब कर लेना है, और याद रहे डेली मैं टेस्ट दे रहा हूँ, आपको टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना है, और केकेजी क्लासेस का ऐप भी डाउनलोड कर लेना है, क्रैश कोर्स भी स्टार्ट हो चुका है। क्वेश्चन कहा आदर्श विलयन क्या है, ये क्वेश्चन आपको 1996, 2019, 2020, 2022 के एग्जाम पूछा गया है। आदर्श विलयन क्या है? वे विलयन जो सांद्रण और ताप की सभी परिस्थितियों में राउल्ट के नियम का पालन करता है, आदर्श विलयन कहलाता है। ऐसे आदर्श विलयन जो आपको बताया, आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन, दो विलयन होते हैं। ऐसे विलयन तो आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन, तो मैंने आदर्श विलयन समझाया वे विलयन जो ताप और दाब के या सांद्रण और ताप की सभी परिस्थितियों में राउल्ट के नियम का पालन करता है, आदर्श विलयन कहलाता है। अगर यही क्वेश्चन अनादर्श विलयन रहता तो क्या कहते हैं? जब सांद्रण और ताप की सभी परिस्थितियों में राउल्ट के नियम का नहीं पालन करता है, राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है, बस यहाँ पे नहीं रहता, तो वह अनादर्श विलयन हो जाता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आते हैं। यहाँ पे देखिए अनादर्श विलयन भी आ गया क्वेश्चन आपका, यानी कि वे विलयन जो सांद्रण और ताप की सभी परिस्थितियों में राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है, क्या कहा? नहीं करता है, अनादर्श विलयन कहलाता है। क्या कहलाता है? अनादर्श विलयन कहलाता है। आदर्श और अनादर्श यानी कि आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन बहुत ईजी है। चलो अगला क्वेश्चन की बात करें, पीडीएफ नोट्स बहुत जरूरी है आपके लिए, लेने के प्रयास कीजिएगा, क्योंकि आप पूरे नोट्स पूरा याद नहीं कर सकते, सेलेक्टेड क्वेश्चन याद करना पड़ेगा आप। चलिए क्वेश्चन है, एल्कोहल का जलीय विलयन विद्युत का कुचालक क्यों होता है? जो एल्कोहल होता है, एल्कोहल का सूत्र OH होता है, आपको पता ही है, पूछ देगा आपसे एक में। तो एल्कोहल जो होता है, एल्कोहल का जलीय विलयन विद्युत का कुचालक क्यों होता है? समझिए, एल्कोहल जल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। क्या बनाता है? एल्कोहल जो होता है जल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, जो ध्रुवीय होता है। क्या होता है? जो पोलराइज होता है, ध्रुवीय होता है, और इसी प्रकार एल्कोहल के जलीय विलयन विद्युत का कुचालक होता है। बहुत ईजी है, एल्कोहल जो है जल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। एल्कोहल क्या करता है? जल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, इसी वजह से एल्कोहल जल में घुल जाता है। क्योंकि आप दारू पीते हैं, पीते हैं कि नहीं? नहीं पीते हैं, चलिए अच्छी बात है, पीजिएगा, थोड़ा सा ज्यादा ना पीजिएगा, ठीक है। पीते हैं कि नहीं? पीवे कीजिएगा, कोई ठीक थोड़ी ना। तो एल्कोहल जो होता है दारू में रहता है, यानी दारू में अल्कोहल, दारू में तो अल्कोहल ही है, एल्कोहल आराम से मिल जाता है। अब देखना दारू को पानी मिला होगा एकदम मिल जाएगा, पता ही नहीं चलेगा पानी। अगर तेल को जब पानी मिला होगा तो मिलेगा क्या? नहीं मिलता, वो छताने लगता है। ठीक है, तो उसमें क्या वसा है, उसी प्रकार से एल्कोहल आराम से मिल जाता है, तो यानी कि पानी के साथ वो हाइड्रोजन बॉन्ड बना लिया, हाइड्रोजन बॉन्ड बना लिया। वही कहता है एल्कोहल जल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, जो ध्रुवीय होता है, जो पोलराइज होता है। इसी प्रकार से क्या, ध्रुवीय मतलब पोलराइज, इसी प्रकार एल्कोहल जल में क्या होता है? कुचालक होता है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, 7 नंबर क्वेश्चन है कि प्राइमरी सेल से आप क्या समझते हैं? देखिए सेल दो प्रकार के होते हैं, आपने बैटरी दो प्रकार के देखा होगा, एक प्राथमिक सेल, एक द्वितीयक सेल। अब आपको यह पता लगाना है कि कैसे, कौन प्राथमिक सेल है, कौन द्वितीयक सेल है। मैं आपको बताता हूँ, यानी कि वैसा सेल जिसकी रिडॉक्स अभिक्रिया एक बार होता है, आई मीन जिसको एक बार चार्ज होता है और एक बार जब उपयोग में ला सकते हो और पुनः उसको उपयोग नहीं कर सकते, आई मीन पुनः उसको चार्ज नहीं कर सकते। जैसे घड़ी की बैटरी, रिमोट की बैटरी की बात कर लेते हैं, घड़ी की बैटरी की बात कर लेते हैं, ये सब ऐसे बैटरी होते हैं, ये प्राइमरी सेल है। इसको एक बार जब चार्ज कर देते हो, आई मीन एक बार जब चार्ज करके ही आता है, और एक बार जब उपयोग में लाते हो, पुनः इसको उपयोग में नहीं कर सकते हो, ना पुनः चार्ज कर सकते हो, ना पुनः इसका उपयोग कर सकते हो। उसी को प्राइमरी सेल कहते हैं। जैसे मरकरी सेल हुआ, शुष्क सेल हुआ, ये सब क्या प्राइमरी सेल। तो प्राइमरी सेल बताया वैसे सेल जिसके रिडॉक्स अभिक्रिया केवल एक बार होता है और इसको पुनः चार्ज नहीं किया जा सकता है और पुनः इसका उपयोग में नहीं ला सकते हैं, उसको प्राइमरी सेल कहते हैं। जैसे शुष्क सेल, मरकरी सेल, और अपनी भाषा में कह सकते हैं आपको रिमोट की बैटरी, घड़ी की बैटरी, ये सब क्या है? प्राइमरी सेल। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन करते हैं द्वितीयक सेल क्या है, तो वैसे सेल जिसकी रिडॉक्स अभिक्रिया बार बार कर सकते हैं, आई मीन पूरा उसको चार्ज करके उपयोग में ला सकते हैं। जैसे कि इमरजेंसी लाइट की बैटरी हुआ, मोबाइल की बैटरी हुआ, और इन्वर्टर की बैटरी हुआ, बस ट्रक का बैटरी हुआ, ये सब बैटरी क्या है? पुनः चार्ज करके उपयोग में ला सकते हो आप। लेकिन कुछ ऐसे बैटरी होते हैं जिसको चार्ज करके उपयोग में नहीं ला सकते हो, तो जिसको उपयोग में पुनः नहीं लाया जा सकता, पुनः चार्ज नहीं किया जा सकता, उसको प्राइमरी सेल कहते हैं, आई मीन प्राथमिक सेल कहते हैं। और द्वितीयक सेल क्या है? जिसको बार बार चार्ज करके बार बार उपयोग में ला सकते हो,
क्योंकि उसमें रेडॉक्स अभिक्रिया बार बार होता है, ठीक है ना, उसी को द्वितीयक सेल कहते हैं। तो दोनों समझ में आ गया। तो प्राइमरी सेल वे सेल होते हैं जिसकी रेडॉक्स अभिक्रिया केवल एक बार होती है और पुनः इसे आवेशित नहीं किया जा सकता, प्राइमरी सेल कहलाता है, जिसका शुष्क सेल मरकरी से, ठीक है। और ये क्वेश्चन ऑलरेडी 2019 के एग्जाम में पूछा गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 8 नंबर क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन विभव क्या है। इलेक्ट्रॉन ही इलेक्ट्रोड विभव की बात हो रही है। इलेक्ट्रोड विभव क्या है, तो धातु तथा उसके आयन के मध्य उत्पन्न विद्युत विभवांतर इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। मैंने कहा धातु और उसके आयन के मध्य, क्या कहा, धातु और उसके आयन के मध्य उत्पन्न विद्युत विभवांतर इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। इसे ई द्वारा सूचित किया जाता है। और ये क्वेश्चन 2018 के एग्जाम में पूछ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि PCl5 ज्ञात है जबकि NCl5 ज्ञात नहीं है, क्यों। देखो PCl5 एक प्रकार का है दुनिया में जिसको ज्ञात किया गया है, लेकिन NCl5 का कोई ऐसा तत्व ही नहीं होता। NCl5 क्यों नहीं होता, इसका रीजन बताइए, कारण बताइए। देखो NCl5 और PCl5 में क्या फर्क है, देखिए, देखो नाइट्रोजन N में d ऑर्बिटल नहीं होता, जो नाइट्रोजन होता है यानी कि NCl5 में, यानी कि नाइट्रोजन है ना, यानी कि NCl5 यानी कि नाइट्रोजन में क्या होता है, d ऑर्बिटल नहीं होता है, लेकिन फास्फोरस यानी कि P जो फास्फोरस है उसमें d ऑर्बिटल होता है, d ऑर्बिटल उपस्थित होता है। और इसी कारण से PCl5 क्या है, P मतलब फास्फोरस, PCl5 ज्ञात है जबकि NCl5 ज्ञात नहीं है, क्योंकि N के पास कोई d ऑर्बिटल नहीं होता है, d ब्लॉक नहीं होता, जबकि फास्फोरस के पास d ऑर्बिटल होता है, इसलिए फास्फोरस हमारे ज्ञात है जबकि NCl5 ज्ञात नहीं, ठीक है। यह क्वेश्चन बहुत इजी है कि आपको PCl5 ज्ञात है, NCl5 ज्ञात क्यों नहीं है। तो बहुत छोटा सा रीजन है कि PCl5 में क्या होता है, फास्फोरस में d ऑर्बिटल उपस्थित होता है, जबकि नाइट्रोजन में d ऑर्बिटल उपस्थित नहीं होता है, इसीलिए आपको PCl5 ज्ञात है जबकि NCl5 ज्ञात नहीं है। और ये क्वेश्चन 2012 के एग्जाम में पूछ चुका है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन बनने से पहले बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट होगा कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा। टेलीग्राम ज्वाइन करना आवश्यक है और साथ में अभी तक आपने नोट्स PDF नहीं लिया है, लेने के प्रयास कीजिए, क्योंकि आप कितना हो बुक पढ़ोगे, गेस पढ़ोगे, लेकिन इतना सटीक आंसर कहीं नहीं मिलने वाला, इसीलिए लेना अति आवश्यक है आपके। टिंडल प्रभाव क्या है, जब प्रकाश के किरण को कोलाइडी विलयन से होकर गुजारा जाता है। मान लेते हैं जब कोई यहाँ पे कोई पात्र है, पात्र मतलब कोई शीशा का बर्तन रखा हुआ है, पात्र, इसमें क्या कोलाइडी विलयन डाला हुआ है, कोलाइडी विलयन डाला हुआ है। जब इस कोलाइडी विलयन से जब प्रकाश को पार कराया जाएगा, सपोज ये प्रकाश है, ठीक है ना, तो सीधा कहा गया जब प्रकाश के किरण कोलाइडी विलयन से गुजरता है तो प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण प्रकाश का मार्ग दिखाई देने लगता है। क्या होता है, प्रकाश का मार्ग दिखाई देने लगता है, इसी को टिनल प्रभाव कहते हैं। जैसे देखना कभी कभी घर में अंधेरा रहता है और छोटा सा प्रकाश का किरण अगर आपके घर में आता रहे तो उसका रास्ता दिखाई देगा, मार्ग मतलब रास्ता होता है, उसका रास्ता दिखाई देगा। उसी प्रकार से जब कोलाइडी विलयन है तो कोलाइडी विलयन में जब प्रकाश जाता है तो उसका आपको पता चलता है, ठीक है ना। अगर शुद्ध जल रहेगा, शुद्ध जल में अगर लाइट बारोगे तो इस पार से उस पार चल जाएगा प्रकाश, लेकिन पता भी नहीं चलेगा किस में गया। लेकिन वही कोलाइडी विलयन में जब प्रकाश अब जाएगा, अगर कोलाइडी विलयन से प्रकाश जब प्रवेश करता है तो प्रकाश का प्रकीर्णन की वजह से प्रकाश दिखाई देने लगता है, प्रकाश का मार्ग दिखाई देने लगता है कि भाई प्रकाश इस रास्ते से जा रहा है, और इसी को हम टिंडल प्रभाव कहते हैं। और ये क्वेश्चन 2015 के एग्जाम में पूछा गया है। तो इस लेक्चर में इतना ही क्वेश्चन रहेंगे, क्योंकि 10-10 क्वेश्चन करके आपको दिया जाता है और डेली क्लास चल रहा है मेरे दोस्त, और डेली आपको 7 बजे 8 बजे क्लास चल रहा है। डेली आइए और डेली पढ़िए, और इतना गारंटी देते हैं अगर 400 से 450 करना है तो डेली आइए पढ़िए मेरे दोस्त। तो थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू, बाय बाय।